नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन भाजपा ही एक ऐसी इकलौती पार्टी है जो खुलकर घुसपैठियों का विरोध करती है और घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने की बात करती है। लेकिन विपक्ष वाले भाजपा पे हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि ये घुसपैठ के मुद्दे पे राजनीति करती है। वैसे भाई देखा जाए तो राजनीतिक पार्टी का काम ही क्या है? राजनीति करना ही काम है उसका। खैर, इसी बात को लेकर एक डिबेट हुआ था। उस डिबेट में संगीत रागी और आशुतोष के बीच में कुछ तगड़ा ही बहस हो गया। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। घुसपैठियों को बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया है। टॉपिक पर रहिएगा 90 सेकंड। देखिए, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1947 में देश का विभाजन जो है वो धर्म के आधार पर हुआ। अभी यहाँ पर कहा गया कि 85,000 कांग्रेस पार्टी के समय आए। आपको जानकारी में बता दूं कि हितेश्वर साकिया थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री थे आसाम के और कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि 3 मिलियन यानी 30 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए सिर्फ आसाम में आ गए हैं। इंद्रजीत गुप्ता जो कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार में थे केंद्र के अंदर, और वो सीपीआई के थे, ऐसा नहीं था कि बीजेपी और बीजेपी रिलेटेड पार्टियों से थे। सीपीआई के गृह मंत्री रहते हुए, केंद्र में रहते, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ घुसपैठिए। आसाम के एक मंत्री हुआ करते थे, देवकांत बरुआ, कांग्रेस से हुआ करते थे। वो कहते थे हमारे यहाँ घुसपैठिए इतने आ गए हैं, अली और कुली के सहारे हम देश में ये करते हैं, हम शासन चलाते हैं। ये आसाम के बारे में देवकांत बरुआ ने कहा था। अब जरा आ जाते हैं शिवप्रकाश जायसवाल के बाद। 2000 में पिटीशन फाइल किया था सर्बानंद सोनोवाल ने आसाम के अंदर। तब जाकर के आपको पता लगा 2005 में कांग्रेस 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 1983 के अंदर जो आईएमडीटी एक्ट लाया था वो घुसपैठियों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लाया है, घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए नहीं। क्योंकि जो सिटीजनशिप का एक्ट है, जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 था, वो 2 प्रकार का। यहां पर ओनस किसको दिया गया? जो बगल के पड़ोसी को जताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आदमी घुसपैठिया है और उसको साबित भी करना पड़ेगा। यानी कांग्रेस पार्टी ने उनको सुरक्षा देकर के इस देश में बसाया है घुसपैठियों को। 26 से आए ही नहीं सर, उधर ही रह गए, 11 में ही फंस के रह गए। मिनट का आपने टाइम दिया, पहले 2 मिनट होता था। हाँ, नहीं तो हमने इसीलिए 1.5 मिनट किया है, क्योंकि आप लोग जितना समय दीजिए उतना ही दाएं बाएं खिसकने लगते हैं। मास्टर को तो बैकग्राउंड बनाने में ही लग जाता है। यही प्रॉब्लम है मास्टर्स के साथ। बच्चे कब सो जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता। आशुतोष जी, आपका इस विषय पर बोलने का टाइमर लगा दूं। 90 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। मैं आज कोई तकरीर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि हमारे जो साथी हैं, इन्होंने दरअसल मेरे उस मिथ को तोड़ दिया जब मैं मानता था कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश की सबसे कॉम्पिटेंट सरकार है। इन लोगों ने साबित कर दिया कि सबसे कॉम्पिटेंट सरकार नहीं है, क्योंकि जो कुछ गिना रहे हैं उन 12 सालों में उसका निराकरण होना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको 5 साल का डेटा 2004 से लेकर 2009 और 2014 से 2019, अगर वाकई में घुसपैठियों के प्रति ईमानदार सरकार होती तो उनकी पहचान करके उनको अब तक देश के बाहर निकाल दिया गया होता। ये दर्शक तय करेंगे। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 14,916 लोगों घुसपैठियों को बाहर भेजा। 2006 में 13,692, 2008 में 12,135, 2009 में 10,602। अब आप इसका तुलना करिए। 2014 989, 2015 474, 2016 308, 2017 सोच नहीं सकते सिर्फ 51, और 2018 445, 2019 299। अगर यह सरकार ईमानदार होती घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर, तो मनमोहन सिंह की सरकार में अगर 50,000 के आसपास 5 साल के लोगों को घुसपैठियों को बाहर भेजा गया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वह आंकड़ा 2,000 पर भी नहीं आता, 2,500 पे आके रुक जाता है। क्यों? अगर आप वाकई में आपके लिए चुनाव में मुद्दा नहीं है, और आपने कहा झारखंड में बड़े बड़े घुसपैठिए थे, चुनाव के बाद कितनों की पहचान हुई? एसआईआर के बाद कितनी पहचान हुई? क्लोजिंग दोनों तरफ से जबरदस्त हुई, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छा बोला। हाँ, बीच में बहुत परेशान हो रहे थे जब ये कुछ कह रहे थे, तो हमारे कान में फुसफुसा ले, हमें कहीं जजेस नहीं सुन रहे, तो कोई फायदा नहीं। अब हो गया, अब सवाल पूछेंगे। हाँ। ध्यान से सुने, उसका उत्तर बिंदुवार दीजिएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर हम गंभीर होते और इच्छा शक्ति होती, सबसे पहले इनको लाइन में खड़ा करके वोटिंग राइट समाप्त आपके हाथ से। दूसरे जो भी सरकारी संसाधन आपको मिल रहे हैं, उज्ज्वला योजना, गैस योजना और फ्री राशन, ये बंद आज से। आपको केवल एक अधिकार होगा, नागरिकता तो समाप्त हो ही गई, केवल जो बेसिक ह्यूमन राइट्स आपके हैं वही रहेंगे, बाकी आपके तमाम राइट्स। लेकिन राजनीतिक तुष्टीकरण को हम किस पराकाष्ठा पे ले गए कि हमने उनको
वो सब सुविधाएं दी जो हमारे नागरिकों के नहीं है, और एक प्रधानमंत्री के सबसे पहले संसाधन ये इन लोगों को दिए जाएंगे। विनोद जी देखिए एक साथ ले लेते हैं। विनोद जी, ये घुसपैठ का मुद्दा जो है चुनाव के समय ही आता है। जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, बिहार में चुनाव हो तो घुसपैठ, झारखंड में चुनाव हो तो घुसपैठ, पश्चिम बंगाल में हो चुनाव हो तो घुसपैठ। अच्छा, ठीक है। अभी हाल में एक होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है डेमोग्राफिक चेंजेस को स्टडी करने के लिए और उस पर रिपोर्ट देने के लिए। उस कमेटी का अगर आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखें तो उसमें खाली घुसपैठ की वजह से जो डेमोक्रेटिक चेंजेस वही नहीं है, उसमें जो माइग्रेशन है, मतलब देश के अंदर भी, वो भी उसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर के डेमोग्राफी खाली घुसपैठ से बदल रही हो ऐसा नहीं है, डेमोग्राफी राज्यों की बदल रही तमाम सारे कारणों से। इस पर क्या कहना है आप लोग? गौरव, एक प्रश्न अगर मैं भी, और क्योंकि प्रश्न हमेशा सत्ता पक्ष से पूछा जाता है, मैं सत्ता और विपक्ष दोनों से, क्योंकि ये राष्ट्र नीति का प्रश्न है, तो इसमें सत्ता और विपक्ष को एक मत हम क्यों नहीं कर पाते हैं कि सत्ता और विपक्ष मिलकर इस एक मुद्दे को डिसाइड करें कि तुमने नहीं किया और तुमने नहीं किया। बिल्कुल दोनों ने नहीं किया, लेकिन नुकसान किसका है? नुकसान आपकी भावी पीढ़ी का है। तो उस भावी पीढ़ी के आगे के नुकसान को रोकने के लिए क्या वो कारगर कदम अब एक राष्ट्र नीति के तौर पर उठाए जाने की आवश्यकता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, मुझे लगता है विनोद जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव का रेजोल्यूशन नहीं पढ़ा है। यदि 72 से 1971 से बाद से जितने भी रेजोल्यूशन है भारतीय जनता पार्टी के, 92, 93, 94, एक एक उठा करके दीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हर नेशनल एग्जीक्यूटिव में, रेजोल्यूशन में भारतीय जनता पार्टी है। 2011 में भी, अभी तक की मैं बात कर रहा हूं, जब 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव में लेकर के आए, 2011 में भी था। और यही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी रेजोल्यूशन हैं, यदि 1971 के बाद से आप निकाल करके देखेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हमेशा बनाए रखा है। दूसरी बात जिक्र कर देना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बांग्लादेशी को घुसपैठियों को बाहर नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भेजने के लिए कवायद की। महाराष्ट्र से बांग्लादेशी घुसपैठियों को ट्रेन में रख करके बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ, कौन विरोध करने आ रहा है? समाजवादी पार्टी विरोध करने आई। कौन विरोध करने आ रहा है? कांग्रेस पार्टी विरोध करने आई। कौन विरोध करने आ रहा है? ये जितने विपक्षी गिरोह के लोग थे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, ये जितने गिरोहबंद नेता हैं, उसमें ये भी चंद्रबाबू नायडू भी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो भी उस समय उनका विरोध करने के लिए आ गए। आज के दिन में यदि सीए की बात की जाती है, एनआरसी की बात की जाती है, तो इसीलिए आप कहते हैं एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था करने की बात थी। ये 2000, 4000 और 5000 जब आप करते हैं ना कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये किया और भारतीय जनता पार्टी ने किया, मैं उसको नहीं मानता। इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था करने की जरूरत है, जहां आपको 5 नहीं इसलिए मानेंगे क्योंकि वो वक्त में ज्यादा लोग भेजे गए। एक सेकंड, अंजना जी एंड गोल क्या है? सवाल तो सुनिए, एंड गोल क्या है? घुसपैठियों को वापस भेजना? आ रही हूं, आप ही का मौका है। घुसपैठियों को भेजना, अरे भाई, तो तुलना तो की जाएगी ना कि उन्होंने ज्यादा भेजा, जो नंबर्स इन्होंने, आपने कम भेजा। इस पर कोई तो जवाब होगा। हाँ, मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इसका बढ़िया अच्छा जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कहा कि जिस रफ्तार से कांग्रेस पार्टी ने और जिस तरीका लगाया है आईएमडीटी एक्ट, 300 साल लग जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेक्ट करने में और उनको बाहर गताने में। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बता रहा हूं। मैं संगीत रागी जी की भावनाओं से 100% नहीं, 1000% सहमत हूं। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉम्पिटेंट पार्टी है कि सिर्फ रिजोल्यूशन ही पास करती रहती है, सिर्फ रिजोल्यूशन पास कर रही। और अमित शाह ने, जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में नहीं थी सर, मैंने नहीं माना था, मैं आपको मनमोहन सिंह जी सत्ता में थे। देखो, ये तो काउंटर हो गया, ये गलत बात है। अमित शाह जी पार्टी के अध्यक्ष थे 2016 में। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार घुसपैठियों के मसले पे नाकामयाब रही। अभी गूगल करिए, आपको मिल जाएगा, कारण भी बता दूंगा। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, असम के अंदर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था, वो घुसपैठियों की पहचान की जा रही थी। शुरुआत में 45 लाख, फिर फिल्टर किया गया 19.6 लाख घुसपैठिए पहचान किए गए, फिर फिल्टर किया गया 16 लाख लोगों की पहचान हो चुकी है। जल्दी 16 लाख लोगों की पहचान हो चुकी है। उनमें से 7 लाख मुसलमान हैं, 9 लाख के आसपास उसमें हिंदू हैं। अब चलिए, मैं मान सकता हूं भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं से उसको प्रेम है, मुसलमानों से प्रेम नहीं, तो कम से कम जो 7 लाख घुसपैठियों की पहचान आपने कर रखी है असम के अंदर, उसके 10% को तो बाहर कर देते। क्यों नहीं किया आपने? इसका मतलब आपके लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा। और तब जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान कहते हैं ये घुसपैठिए हमारी मां बहनों के मंगल सूत्र को छीन लेंगे,
जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है और सिर्फ कहता है और उसके बाद वो अमल में नहीं होता है, तो क्यों ना माना जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है। चुनाव में काहे ये उठाते हैं ये मुद्दा? रागी जी, देखिए मुझे लगता है 26 में रहिएगा सर, 2026 साल, तारीख बताइए इनको एक बार फिर से, तो हम लोग फिर इतिहास में ले जाएंगे प्रोफेसर साहब। देखिए मैं इतना ही कह रहा हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो इसे हमेशा चुनाव का भी विमर्श बनना चाहिए। लोग सोचे तो सही, सेंसिटिव तो हो कि इस मुद्दे पर कितना हमको गंभीरता से इस बात को आगे ले चलनी है। इसका विरोध कौन करता है? जब एसआईआर का मुद्दा था, एसआईआर का मुद्दा एक बहुत अच्छा मुद्दा था, बंगाल के अंदर घुसपैठिए बाहर निकाल दें, कौन लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट लड़ने चला गया? कांग्रेस के गिरोह के सारे वकील लड़ने चले गए, कांग्रेस पार्टी लेकर चले गई, और सारे विपक्षी दे रहा, गैर भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां बचाने के लिए चले गए थे। सीएए लेकर के आया था ना, एक वहां से आइडेंटिफिकेशन का इनडायरेक्टली हो सकता था ना, कौन विरोध, शाहीन बाग कौन खड़ा किया? कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी मिलकर के देश में शाहीन बाग खड़ा कीजिए। तो अपने दुश्मनों को पहचानिए, कौन इन घुसपैठियों को शरण दे करके पिछले 70 साल में दामाद बना करके रखा है। ये देश के दुश्मन है। मैं फिर आपको बताऊं, आपके कई हिस्से कश्मीर बन जाएंगे यदि इन घुसपैठियों को आपने बाहर नहीं निकाला तो। बार बार उनको दामाद कह रहे, कितने दामाद निकाले इन्होंने ये बताइए ना। हम घुसने नहीं देते। अब चलिए मैं बोलूं आशुतोष जी, अब आपका टाइमर 60 सेकंड का रिबटल राउंड शुरू होता है। अब बहुत अच्छा हुआ कि हमारे संगीत रागी जी ने कहा कि 70 साल में, यानी उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार भी शामिल है इस मुद्दे को ना टैकल करने की। इसी में खुशी अरे है। आपने कहा 70 साल में, तो इसी में खुशी। दूसरी बात, मैं एक बात तमाम दर्शकों से पूछना चाहता हूं। आप सब मानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये घुसपैठिए है, हमारी मां बहन की मंगलसूत्र छीन के लेके जाएंगे, कहा ना? तो अगर ये है तो युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, डिटेक्ट होने चाहिए, बाहर किए जाने चाहिए, क्यों नहीं किए गए? विरोध कौन किया? एनआरसी पर विरोध कौन किया? कांग्रेस पार्टी, जिसका ये समर्थन करने आते हैं। गजब बेइज्जती है। कौन विरोध करता है? घुसपैठियों को बाहर निकालने के विरोध कौन करता है? आपका चलिए, दीजिए माइक दीजिए। हमारा 25 मिनट गायब, जल्दी 25 सेकंड आपको दे दूंगी मैं। 10 और सेकंड मुझे अब ये गलतफहमी हो गई है कि 2014 से अभी तक सिर्फ मेरी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है। और मुझे ये भी गलतफहमी हो गई कि दरअसल ये इस देश की सबसे कमजोर सरकार है, क्योंकि ये कानून नहीं बना पाती, ये राज्य सरकारों से बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं करवा पाती। अरे जिस मुद्दे की वजह से हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं है, वैसी सरकारों को बर्खास्त करने की हिम्मत इस सरकार के अंदर क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है, बर्खास्त करिए उन सरकारों को, बर्खास्त करिए उन सरकारों को, बर्खास्त करिए। चलिए, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो सुनिए, कह रहे हैं ताली बजा दीजिए। अरे कानून क्यों नहीं बनाते आप? अगर एक भी चुनी हुई सरकार को सरकार ने बर्खास्त कर दिया तो पता नहीं आप क्या कर दीजिएगा। गजब बेइज्जती है। राष्ट्रीय ताली बजाइए भाई, बहुत धन्यवाद आपका। सुरक्षा का सवाल है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो सरकार, जो नेता इसके आड़े में आए, वो जेल की सलाखों के खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।